अगर आप भी मार्केट में घूम रहे हैं कोई नया आईफोन लेने के लिए और आपकी नज़र है आईफोन 13 की सीरीज वाले फ़ोन्स पर, तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो बात उसमें आपको लग रही होगी वो होगी आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो। इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन लें, कौन सा आपकी रिक्वायरमेंट को ज़्यादा सूट करता है और क्या थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर आईफोन 13 प्रो आपको लेना चाहिए। थोड़े से नहीं, एक्चुअली बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके आईफोन 13 प्रो आपको लेना चाहिए या फिर आईफोन 13 आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। तो आईफोन 13 और 13 प्रो में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड तक देखिए और लीजिए एक स्मार्ट और वाइज डिसीजन। एक्चुअली मेन जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो जाती है डिस्प्ले की, दूसरी हो जाती है कैमराज की और तीसरी हो जाती है बैटरी की। एक चौथी कैटेगरी और बन सकती है कलर्स को लेके, बट वो इतनी इंपॉर्टेंस शायद नहीं रखती है, अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, इसलिए वो मैं यहाँ पर कवर नहीं करने वाला हूँ। तो मेनली मैं कवर करूँगा कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी के बारे में। तो स्टार्ट विद, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आईफोन 13 जो है वो हमको मिलता है 79,900 रुपीज़ के प्राइस से स्टार्ट होता है वो 128 GB वाला वर्जन। और जैसे जैसे मेमोरी या फिर स्टोरेज बढ़ती है तो प्राइस उस हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। सिमिलरली 13 प्रो जो है वो हमको मिलता है 1,19,900 रुपये, 1,19,900 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट से स्टार्ट होता है 128 GB वाला वर्जन। और उसके अलावा अगर आप स्टोरेज ज़्यादा लेते हैं तो 1,29,000, 1,39,000, 1,49,000 तक के भी आईफोन 13 प्रो मॉडल्स जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो दोनों ही फोन्स का साइज, डिस्प्ले साइज जो है पैनल का वो 6.1 इंचेस है और दोनों में ही हमको मिलता है सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? वेल एक्चुअली काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, अभी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना, ऑल पर क्लिक करना और वीडियोस को शेयर करना। इस कम्युनिटी को बढ़ाकर आपको 10,000 तक लेके जाना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। तो बात करते हैं 6.1 इंचेस के इन डिस्प्लेज में आखिर डिफरेंस क्या है इन दोनों फोन्स में। पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है ब्राइटनेस के ऊपर। आईफोन 13 के अंदर हमको मैक्स ब्राइटनेस जो मिलती है नॉर्मल यूसेज में वो मिलती है 800 निट्स की, जो कि HDR मोड में जा सकती है अप टू 1200 निट्स। वहीं दूसरी तरफ आईफोन 12 प्रो के अंदर हमको ये मैक्स ब्राइटनेस मिलती है 1000 निट्स तक के लिए, जो कि सिमिलरली HDR मोड में जा सकती है अप टू 1200 निट्स। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। 800 निट्स इज सफिशिएंट एनफ, जो कि सनलाइट में भी आपको ठीक लगेगा, ऐसा नहीं है। हालांकि 1000 निट्स थोड़ा बेटर लगेगा, बट एक नॉर्मल डे टू डे यूज में, इवन इफ यू आर यूजिंग इट आउटडोर्स, आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलने को नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा मनी जो हम खर्च कर रहे हैं ब्राइटनेस के पॉइंट को लेकर, वो उतना मैटर नहीं करते हैं। डिस्प्ले के ही अंदर जो दूसरा एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और शायद ये फील भी होगा अगर आप साइड बाय साइड दोनों फोन्स लेकर देखेंगे, वो है प्रो मोशन डिस्प्ले का। आईफोन 13 प्रो के अंदर हमको मिलता है प्रो मोशन डिस्प्ले, जो कि बेसिकली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट होता है 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। कि अगर हम कोई बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग वाला काम कर रहे हैं तो 120 हर्ट्ज तक चला जाएगा, जहाँ एनिमेशन हम चला रहे हैं तो 120 हर्ट्ज तक चला जाएगा। और अगर फ़ोन बहुत ही आइडल है, हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल सा काम कर रहे हैं, तो 10 हर्ट्ज तक भी जा सकता है। बैटरी बचाने में ये काफ़ी सहायक होता है और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले काफ़ी बैटरी यूज़ करता है, लेकिन इसको वेरिएबल रिफ्रेश रेट बनाने की वजह से बैटरी काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ हो सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करूँ आईफोन 13 की, तो वहाँ पर हमको मिलता है जस्ट 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो कि पिछले साल तक के सारे आईफोन्स में आ रहा था। ख़राब नहीं है वो भी। एक्चुअली iOS अपने आप में काफ़ी स्मूथ और ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और 60 हर्ट्ज पे भी हमको स्मूथ लगता है चलाने में। लेकिन अगर आप आईफोन 13 और 13 प्रो को साइड बाय साइड लेकर यूज़ करके देखेंगे तो आपको थोड़ा फ़र्क ज़रूर महसूस होगा कि जो आईफोन 13 प्रो है वो थोड़ा स्मूथ लगेगा, उसकी स्क्रॉलिंग्स, एनिमेशंस, ये सब चीज़ें स्मूथ लगेंगी। 13 में शायद इतनी स्मूथ नहीं लगेंगी साइड बाय साइड अगर देखेंगे तो। और अगर आप सिर्फ आईफोन 13 डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत उसमें आपको आएगी नहीं। लेकिन अगर आपने एक बार आईफोन 13 प्रो यूज़ कर लिया कुछ दिन लगातार और फिर आप वापस 60 हर्ट्ज वाले किसी भी फ़ोन पर, आईफोन 13 या किसी पुराने आईफोन पर जाते हैं, चाहे वो 12 प्रो मैक्स भी क्यों ना हो, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस फील होगा और आपको लगेगा कि 13 प्रो का डिस्प्ले वाकई में बहुत स्मूथ था। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में आईफोन्स के अंदर इन पर्टिकुलर डिफरेंस लगता है, फील होता है, डेफिनेटली फील होता है।
लेकिन अगर यही डिफरेंस आप किसी एंड्रॉयड फ़ोन में जो कि 60 हर्ट्ज़ का होगा या 120 हर्ट्ज़ का होगा उसमें फील करेंगे तो उसमें कहीं ज़्यादा फील होगा, क्योंकि जनरली अलग अलग वेंडर्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एंड्रॉयड के अंदर वो इतने ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं जितना कि एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को करके रखता है। अब आ जाते हैं सेकंड बड़े डिफरेंस की तरफ, जो कि है कैमरा डिपार्टमेंट में। तो आईफोन 13 में अभी भी हालांकि हमको एक वाइड एंगल लेंस के अंदर 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार इसके सेंसर को अपग्रेड किया गया है और ये 47% ज़्यादा लाइट कैप्चर करने में सक्षम है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 मॉडल, और इसकी वजह से लो लाइट के अंदर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो जाती है। सिमिलरली अगर अल्ट्रा वाइड की बात करें तो अगेन इस साल भी ये है तो 12 मेगापिक्सल्स का ही, लेकिन इसके अंदर इस बार भी एक नया सेंसर यूज़ किया गया है जो कि पहले वाले सेंसर के मुकाबले फास्टर है और तेज़ी से काम करता है इमेजेस को कैप्चर करने के लिए या फिर वीडियोज़ के लिए यूज़ करते वक्त। अब बात करता हूँ कैमरास के डिपार्टमेंट में ही एक काफ़ी बड़े अपग्रेड की, जो कि है सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी। पिछले साल तक आईफोन 12 के टाइम में ये सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल्स में अवेलेबल थी, अब ये आईफोन सीरीज़ के चारों फोन्स में अवेलेबल है। सारे ही फोन्स के अंदर, चाहे वो मिनी हो, चाहे वो 13 हो या प्रो या मैक्स, सब में आपको सेंसर शिफ्ट की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। ये एक तरह की स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो कि कैमरा लेंस को स्टेबल रखती है। अगर हमारे हाथ शेकी होते हैं या फिर हम मूव करते वक्त कोई वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो लेंस को स्टेबल रखती है और हमारी जो फुटेज या फिर फोटोज आती है वो इससे स्टेबल निकल कर आती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छा अपग्रेड है ये, और पिछले साल हाईलाइट था एक 12 प्रो या 12 प्रो मैक्स का, इस बार ये हमको 13 में भी देखने को मिल जाता है, चाहे वो 13 मिनी हो चाहे वो 13 हो। ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि DSLRs में भी स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के अंदर भी सिमिलर सा कैमरा सेटअप है विद वन एडिशनल टेलीफोटो लेंस, और जो उसके वाइडर और अल्ट्रा वाइड वाले लेंसेज हैं उनका एपर्चर भी थोड़ा सा वाइड है, जिससे कि वो और थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर्स ऐसा कह सकते हैं। रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस वहाँ पे आपको देखने को शायद ना मिले, बट यस ऑन पेपर्स थोड़ा सा बेटर है। और तो और अब आप अपने आईफोन से मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं जो कि बहुत ही क्लोजअप शॉट्स होते हैं, वो भी अब ले पाएंगे। 13 में भी ले सकते हैं, 13 प्रो प्रो मैक्स के अंदर और ज़्यादा पास से ले पाएंगे, और भी ज़्यादा करीब से आप उन शॉट्स को ले पाएंगे, वो और बेटर लगेंगे। इसके अलावा आईफोन 13 प्रो मॉडल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी अप टू 6x तक की ऑप्टिकल जूम और अप टू 15x तक की डिजिटल जूम। तो जूम के मामले में भी आईफोन 13 प्रो प्रो मैक्स आईफोन 13 या 13 मिनी से बेटर है। कैमराज में अगला बड़ा डिफरेंस जो दोनों ही फोन्स के अंदर आता है वो होता है ProRes के अंदर। ProRes एक एप्पल का प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है जिसमें हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको बाद में बहुत अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं, कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो वो ProRes वाला फीचर हमको आईफोन 13 प्रो प्रो मैक्स में मिल जाता है। हालांकि उसमें भी 13 प्रो के अंदर भी एक लिमिटेशन है कि 128 GB वाले में अगर आप ProRes फॉर्मेट में वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो आप 1080p यानी कि फुल HD अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 256 GB या उसके ऊपर वाला कोई भी वेरिएंट है तो उसमें आप वो 4K अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड में कर सकते हैं। अगले डिफरेंस की तरफ बढ़ता हूँ जो कि है CPU या परफॉर्मेंस से लेकर। क्या इन दोनों फोन्स के अंदर कोई डिफरेंस है इनकी प्रोसेसिंग पावर, CPU को लेकर, SoC को लेकर? तो एक छोटा सा डिफरेंस है, जहाँ आईफोन 13 और 13 प्रो दोनों में ही हमको A15 बायोनिक चिपसेट मिलता है, SoC मिलता है, लेकिन आईफोन 13 के अंदर सिर्फ 4 कोर GPU दिया गया है, जहाँ की 13 प्रो के अंदर हमें 5 कोर GPU दिया गया है। तो अगर कोई ग्राफिक्स इंटेंसिव वाला काम हम कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या रेंडरिंग कर रहे हैं या फिर कोई बहुत ही ग्राफिक्स इंटेंसिव वाला गेम खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस प्रो के अंदर थोड़ा सा बेटर आएगी एज कम्पेयर टू 13। लेकिन डे टू डे यूसेज में या फिर नॉर्मल यूसेज में, नॉर्मल छोटे मोटे गेम्स खेलने में, अच्छे लेवल के गेम्स खेलने में भी इनफैक्ट कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो क्या ये एक एक्स्ट्रा GPU कोर वर्थ इट है आपके लिए, इतने सारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके 13 प्रो लेने का? मेरी ओपिनियन में शायद नहीं, बिकॉज एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ, इवन थोड़ा बहुत अगर आप हैवी यूसेज भी करते हैं तो भी आपको सिमिलर लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी 13 के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब जब हमने इतने सारे टॉपिक्स पर, इतने सारे डिफरेंसेस पर अभी तक बात कर लिया है, तो अगले डिफरेंस पर बात करते हैं जो कि आता है बैटरी के डिपार्टमेंट में। तो दोनों ही फ़ोन्स में हमको अच्छी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है पिछले साल के आईफोन 12 के मुकाबले, लेकिन आईफोन 13 और 13 प्रो में थोड़ा सा डिफरेंस है। डेफिनेटली 13 प्रो के अंदर एक बड़ी कैपेसिटी की बैटरी है। हालांकि दोनों ही फ़ोन्स में हमको आराम से 1 दिन की बैटरी देखने को मिलती है, 1 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आप यूज़ करें, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे टेस्ट ऑनलाइन चेक किए, यूट्यूब पर देखे लोगों ने जो टेस्ट किए हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर हम अपने फ़ोन को रेगुलरली यूज़ करते हैं, पूरा दिन चलाते हैं, नॉर्मल टेक्सटिंग करते रहते हैं, हल्के फुल्की चैटिंग करते रहते हैं, या फिर ईमेल्स कर ली, या फिर कुछ मामूली से गेम्स खेल लिए थोड़ा बहुत, कंटिन्यूस यूसेज में हमको करीब करीब 8 से 9 घंटे का बैकअप 13 के अंदर देखने को मिल रहा है।
और सिमिलर सिचुएशंस में करीब करीब 12 से 13 घंटे का बैकअप 13 प्रो के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ बैटरी का डिफरेंस। तो आपको क्या समझ में आया फाइनली कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है? वेल, मेरी ओपिनियन में अगर आपके कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें आपको अपग्रेडेड कैमरा फीचर्स जो कि प्रो के अंदर मिलते हैं, या फिर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले को यूज़ करने की बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट आपको लग रही है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 13 आपके लिए एक बेटर फ़ोन है जो कि वैल्यू फॉर मनी भी है, वर्थ द मनी है, और आई थिंक ये आपको लेना चाहिए। अगर सही बताऊं, ऑनेस्ट ओपिनियन, 13 इज़ द फ़ोन जो कि ज़्यादातर लोगों को लेना चाहिए, उन सब के लिए सूटेबल है वो। और अगर आपको लगता है कि कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं इन दोनों फ़ोन्स को लेकर या फिर आईफोन के किसी भी और मॉडल के फ़ोन को लेकर, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर पूछ लेना मेरे से, मैं आंसर कर दूंगा। या आपको लगता है कोई ऐसा डिफरेंस मेरे से छूट गया जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसको कवर करने की कोशिश कर दूंगा। और इसके बाद जनरल अपील, वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको मेरे चैनल का अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद हिट कर देना नोटिफिकेशन बेल के आइकन को और दबा देना ऑल का बटन, ताकि आपको मिलते रहे फ्यूचर वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलूंगा आपसे जल्दी किसी नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।